गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। मेधावी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी गद्यांश, जो कि आपकी मेधावी परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से आएगा आपके पेपर में, उसका भाग 2 लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं गद्यांश 1 की रीडिंग करने जा रही हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मैट्रिक की परीक्षा पास करके मोहनदास बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। बैरिस्टर बनकर वे एक पारसी कंपनी की ओर से मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि गोरी सरकार काले लोगों पर अत्याचार करती है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहनदास ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सच्ची बात पर डटे रहना। सत्याग्रह द्वारा उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के लोगों को अनेक अधिकार दिलवाए। भारत लौटकर गांधी जी ने सत्याग्रह के बल पर ही भारत को आज़ाद कराया। उन्होंने लोगों में जागृति पैदा करी, उन्हें संगठित किया। उनके नेतृत्व में ही देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। यह है आपका गद्यांश। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को हम खोजेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनदास इंग्लैंड क्यों गए थे? मुकदमा लड़ने, भारत को आज़ादी दिलाने, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए या व्यापार करने? हमने अभी ऊपर के गद्यांश में पढ़ा है कि मोहनदास यानी गांधी जी इंग्लैंड गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। और मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिणी अफ्रीका। प्रश्न नंबर 2, काले लोग और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा रास्ता अपनाया था? हिंसा का, क्रांति का, सत्याग्रह का या हड़ताल का? तो इसमें सही ऑप्शन है सत्याग्रह का, ऑप्शन 2। तीसरा प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? देखो, सत्याग्रह शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य जमा आग्रह। ठीक है, तो अगर ना समझ में आए तो उस शब्द को तोड़ के देख लेना। किसी से आग्रह करना नहीं, नेतृत्व करना नहीं, वकालत करना नहीं। इसका सही ऑप्शन है सत्य पर डटे रहना, सत्य की बात पर कायम रहना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, गद्यांश में से भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? देखो बेटा, व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, जगह का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है। जो जातिवाचक होती है ये समूह को दिखाती है, जैसे कि गाय है, जानवर है, जंगली जानवर है, इसमें तो जो जानवर है, या फिर किताबें हैं, ये एक समूह को दिखा रही हैं। ठीक है, शहर है, ये भी समूह को दिखा रहा है। फल, ये भी एक समूह है क्योंकि इसमें बहुत सारे फल होते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा भाव को दिखाती है। अब क्या चीज़ होती है भाववाचक? भाववाचक वो संज्ञा होती है जिसे आप छू तो नहीं सकते, बट उसे महसूस कर सकते हैं, उसे अनुभूत किया जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है भाववाचक संज्ञा की पहचान। तो परीक्षा, ये तो किसी का नाम है। इंग्लैंड, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कंपनी, ये जातिवाचक है क्योंकि बहुत सारी कंपनी हो सकती है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जागृति, जगाने की भावना रखना। ठीक है, इसका विपरीत क्या होगा? सुषुप्ति, सोना। ठीक है, तो अब आपको भाववाचक संज्ञा की पहचान अच्छी तरह से हो गई होगी। इसके अलावा और बहुत सारी फीलिंग्स होती है जो कि भाववाचक संज्ञा में आती हैं, जैसे कि सौंदर्य, सुंदरता, मिठास, बुढ़ापा, खटास। तो ये सब चीजें जो अनुभव से आती हैं, प्यास, भूख, ये सब चीजें क्या है? ये अनुभव से आती हैं। इन्हें छू नहीं सकते बट इन्हें फील कर सकते हैं। ये होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पूरा राष्ट्र गांधी जी को किस नाम से पुकारा करता था? पूरा राष्ट्र ने क्या कहता था? राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, नेताजी या लोह पुरुष? देखो, पूरा राष्ट्र गांधी जी को कहता था राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपति तो प्रेसिडेंट होता है, नेताजी होते हैं सुभाष चंद्र बोस, और लोह पुरुष के नाम से किनका निकनेम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके साथ हमारा हिंदी का पहला गद्यांश होता है पूरा। चलिए बढ़ते हैं गद्यांश नंबर 2 की ओर। अब मैं गद्यांश 2 को पढ़ने जा रही हूँ। प्राकृतिक दृष्टि से हमारा देश भारत बहुत सुंदर है। हरी भरी घाटियां, बाग बगीचे और बर्फ से ढके पहाड़ों का प्रदेश कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, भारत में ही है। गंगा, यमुना, कावेरी नदियां अपने पवित्र जल से इसकी धरती को सींचती हैं। इसके उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं और दक्षिण भारत में विशाल हिंद महासागर अपने जल से इसके चरणों को धोता है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, और पश्चिम में है पाकिस्तान। तो यह है हमारा गद्यांश। चलिए अब इस पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर को खोजते हैं। पहला प्रश्न है कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, क्यों? इसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, क्योंकि यह भारत में है, या पहाड़ों का प्रदेश है, क्या यह भारत के उत्तर में? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण। नेक्स्ट, नंबर 2, भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, हिमालय, चीन या भूटान? जब हम नक्शा बनाते हैं भारत का तो ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। प्रश्न नंबर 3, भारत की नदियां कौन सी हैं? क, नील और अमेजन, ख, गंगा और यमुना, ग, कृष्णा और कावेरी,
और ख और ग दोनों। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो, नील नदी अफ्रीका की है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की है, गंगा यमुना ये भारत की नदियां हैं, कृष्णा कावेरी ये भी भारत की नदियां हैं। अब यहाँ तो मुश्किल आ रही है कि दो आंसर हो रहे हैं, और मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था जब दो एक से ज्यादा ऑप्शन आंसर होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसमें दोनों लिखे हुए हो। तो हमारे यहाँ ये कौन सा ऑप्शन है, ख और ग दोनों, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा घ। नेक्स्ट, नंबर 4, विशाल हिंद महासागर भारत की पहचान है। अब इस वाक्य में विशेषण को पहचानना है। देखिए, मैंने वाक्य बोल रही हूं, विशाल हिंद महासागर भारत की पहचान है। ठीक है, अब इसमें विशेषण क्या है, क्या हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हर महासागर का नाम हिंद महासागर नहीं हो सकता, किसी खास महासागर का नाम ही तो हिंद महासागर होगा। भारत ये भी व्यक्तिवाचक है। पहचान ये क्या है, इसकी पहचान है, ये भाव है, पहचानना, पहचान। ठीक है, अब इसमें कौन सा शब्द रह गया, इसमें शब्द रह गया विशाल, क्योंकि विशाल बता रहा है हिंद महासागर कैसा है, लघु यानी छोटा, या उसका विपरीत विशाल। और मैंने उस दिन भी बताया था आपको, अगर आपको मोस्टली अब विशेषण मिल जाएंगे संज्ञा के आगे ढूंढिए इसे। तो संज्ञा है हमारी हिंद महासागर, उसके आगे लगा हुआ है विशाल, तो इसमें विशेषण हो गया विशाल। नेक्स्ट है, गंगा और यमुना के बीच में लगे हुए विराम चिन्ह का क्या नाम है। देखिए, गंगा और यमुना के बीच में ये क्या लगा हुआ है, इस चिन्ह को कहते हैं हम योजक चिन्ह। जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में ये लगता है, जैसे सुख और दुख, माता और पिता। अर्धविराम क्या होता है, जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। प्रश्न चिन्ह आपको पता ही है। और उदाहरण चिन्ह क्या होता है, जब हम किसी बात को ज्यों का त्यों कहते हैं, जैसे राम ने कहा था तुम इधर आओगे, तो हम उसको यूं ऐसे करके लिखते हैं, डायलॉग्स को, ठीक है, संवाद को लिखते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ आपका गद्यांश 2 होता है समाप्त। अब हम करते हैं हिंदी का गद्यांश 3। रेबीज एक जानलेवा खतरनाक बीमारी है जो जंगली मांसाहारी स्तनपायी पशुओं को होती है। यह बीमारी खतरनाक रूप से कुत्तों के द्वारा फैलती है। जब किसी कुत्ते को रेबीज से ग्रस्त किसी जानवर द्वारा काट लिया जाता है तो जख्म के जरिए वायरस कीटाणु कुत्ते के शरीर में प्रविष्ट यानी कि एंटर कर जाते हैं। कुत्तों में 2 प्रकार की रेबीज होती है, उत्तेजक और मूक। उत्तेजक रेबीज ग्रस्त कुत्ता बिना किसी कारण के भौंकता रहता है और दौड़ता रहता है, लकड़ी, मिट्टी या घास आदि खाने लगता है और अधिकतम 5 दिनों के भीतर मर जाता है। मूक अनबना सा हो जाता है, यानी बोलता नहीं किसी से, किसी अंधेरे या एकांत में अर्धचेतन अवस्था में पड़ा, अर्धचेतन का मतलब आधी नींद में और आधा जागता हुआ पड़ा, 3-4 दिन में ही यह मर जाता है। रेबीज के वायरस मुख्यतः कुत्ते की लार में पाए जाते हैं। तो यह है हमारा गद्यांश। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है कि रेबीज की बीमारी किन्हें होती है। रेबीज की बीमारी पालतू पशुओं को होती है? नहीं। जंगली पशुओं को होती है? ये भी नहीं। ये होती है मांसाहारी स्तनपायी पशुओं को। ठीक है, और घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कई बार ये भी ऑप्शन आ सकता है, हो सकता है इनमें से कोई भी ना आंसर हो, तो आपने बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, रेबीज की बीमारी किन से फैलती है? किन से फैलती है? मक्खियों से फैलती है? नहीं। मच्छरों से फैलती है? नहीं। देखो, मक्खियां तो अतिसार और दस्त देती हैं। मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया होता है। चूहों से होता है प्लेग। ठीक है, और रेबीज की बीमारी होती है कुत्तों से। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा क। तीसरा है, रेबीज के वायरस कहाँ पाए जाते हैं? कुत्ते के रक्त में यानी उसके खून में? नहीं। कुत्ते के पेट में? नहीं। कुत्ते के दांत में? ये भी नहीं। ये कहाँ पाए जाते हैं? कुत्ते की लार में यानी उसकी तूक में। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तेजक रेबीज से ग्रस्त कुत्ता क्या करता है? जिसको उत्तेजक रेबीज हो जाता है वो क्या करता है? अनमना सा हो जाता है, बिना किसी कारण के भौंकता और दौड़ता है, या किसी अंधेरे और एकांत जगह में पड़ा रहता है। देखो, 2 प्रकार की रेबीज होती है, एक उत्तेजक होती है और एक मूक होती है। जो उत्तेजक होती है वो बिना कारण भौंकता और दौड़ता रहता है और काटता भी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये ढूंढना है आपने। हम तीनों कथनों को पढ़ेंगे। कुत्तों में रेबीज 2 प्रकार की होती है, ये तो सही है। उत्तेजक रेबीज में ग्रस्त कुत्ता लकड़ी, मिट्टी, घास आदि खाने लगता है, ये भी सही है। मूक रेबीज से ग्रस्त कुत्ता बिना किसी कारण के भौंकता और दौड़ता है। देखो, मूक का मतलब होता है ना बोलना, तो उसमें तो भौंकना और दौड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये है रॉन्ग। तो उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे और यह आपका सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। इसके साथ आपका गद्यांश नंबर 3 होता है खत्म। अब हम आते हैं आज के आखिरी गद्यांश पर। गद्यांश नंबर 4, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। रोगी व्यक्ति सदा उदास और चिड़चिड़ा रहता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है। खेल खेलने से शरीर पुष्ट होता है, शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति आती है। खेल हमारे साहस, बल और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं, देशी विदेशी खेल, घर के अंदर या बाहर खेले जाने वाले खेल। देशी खेल पूरी तरह से भारतीय है, जैसे कि कबड्डी, कुश्ती, शतरंज और चौपड़। क्रिकेट, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन ये सब विदेशी खेल है। खेल कूद मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। एक खिलाड़ी अपनी रुचि और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर अपना मनपसंद खेल चुनता है और निरंतर अभ्यास द्वारा उसमें निखार लाता है। तो ये है हमारा गद्यांश। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को खोजते हैं। पहला प्रश्न है, स्वस्थ न रहने से क्या नुकसान होता है? देखिए, स्वस्थ न रहने से क्या होता है? मन जो होता है वो उदास और चिड़चिड़ा रहता है, यानी कि ऑप्शन ख जो है वो सही है।
प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है उसको चूज करना है। खेल हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये तो सही है। खेल मनोरंजन का अच्छा साधन है, ये भी सही है। खेल खेलने से शरीर पुष्ट होता है, ये भी सही है। और ग ऑप्शन है कि खेल खेलने से समय नष्ट होता है, तो ये है हमारा ऑप्शन जो कि गलत है और इसी का ही चुनाव हमने करना है, क्योंकि जो सही नहीं है उसको हमने चुनना है। अगला आते हैं नंबर 3 पर, एक खिलाड़ी अपना मनपसंद खेल कैसे चुनता है? चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। क ऑप्शन है अपनी रुचि और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर। ख ऑप्शन है खेल से होने वाली आमदनी को ध्यान में रखकर। ग ऑप्शन है अपने मित्रों के चुनाव से प्रभावित होकर। या घ ऑप्शन है खेल की सामग्री और अवसर की उपलब्धता को देखकर। तो इसमें क्या सही आंसर आएगा? अपनी रुचि और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही खेल का चुनाव करना चाहिए। चलिए नंबर 4 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा के बारे में बताए, वो कौन है, कैसी है, क्या रंग है, कितनी संख्या में है और उसका शारीरिक गुण बताए। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। उदास ये विशेषण है। स्वस्थ ये भी विशेषण है। चिड़चिड़ा आदमी, चिड़चिड़ा बच्चा, ये भी विशेषण है। रुचि, रुचि क्या होगा? रुचि एक भाव है, इसकी रुचि खेलने में है, इस रुचि नाचने में है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, तो ये विशेषण नहीं है। चलिए नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द शरीर शब्द का पर्याय नहीं है? पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब शरीर नहीं है? इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गया आपको? जब ये पूछे ना कि कौन सा शब्द इसका पर्याय नहीं है, पर्याय मतलब पर्यायवाची को शॉर्ट फॉर्म में पर्याय बोलते हैं, तो हमने वो ढूंढना है कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे मीनिंग से मैच नहीं करता। देखो तन, तन भी शरीर होता है। काया ये भी शरीर होता है। देह ये भी शरीर होता है। छाया, छाया कहते हैं परछाई को, तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा? ग यानी कि छाया। इसके साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। अगली वीडियो में मैं करंट जीके से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आऊंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।